नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोठारी आयोग के बारे में, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर का एक टॉपिक है। जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जल्द से जल्द चैनल की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसमें जाके देखिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो है कोठारी आयोग के ऊपर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में। और कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। 1964 में यह आयोग बना हुआ था। तो जानते हैं इस आयोग के बारे में। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए। कोठारी आयोग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोठारी आयोग के बारे में। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे इसका पीडीएफ डाला गया है। तो पढ़ते हैं कोठारी आयोग के बारे में। आयोग ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके विषय में निम्न सुझाव दिए हैं। शिक्षा व राष्ट्रीय लक्ष्य। आयोग का मत है, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सुधार यह है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि इसका व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं से संबंध स्थापित हो जाए। इस प्रकार शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा को एक लक्ष्य के रूप में यह देखता है। शिक्षा द्वारा उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचमुखी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये था कोठारी आयोग के विषय में। तो इस क्वेश्चन को याद रखना और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। शिक्षा व उत्पादन। आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं। विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए एवं कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस को संपूर्ण शिक्षा का विशिष्ट अंग बनाया जाना चाहिए। तो ये इसकी सिफारिशें इस आयोग ने की थी। सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की बात अगर की जाए तो आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के विचार से अधोलिखित सुझाव दिए हैं। शिक्षा के सब स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा, सोशल एंड नेशनल सर्विस को सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को आरंभित किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन अध्ययन के विषयों के साथ ही किया जाना चाहिए। मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को 10 वर्ष में पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। तो यह मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात करता है। इसके बाद यह कहता है कि जिन क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग की जाती है उन क्षेत्रों में इन भाषाओं को यथाशीघ्र प्रशासन की भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं की शिक्षा देने के लिए कुछ स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट यह कहता है कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के विकास को विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में श्रम एवं सामाजिक सेवा शिविरों, लेबर एंड सोशल सर्विस कैंप्स की नियमित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए और इसमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान के सिद्धांतों एवं लोकतंत्री समाजवादी समाज के स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति यानी लैंग्वेज पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर यह कहता है कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखना चाहिए, किंतु कुछ समय के पश्चात अंग्रेजी के स्थान पर
हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। रूसी भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य भाषाओं के अध्ययन के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बीए एवं एमए के स्तरों पर छात्रों को 2 भारतीय भाषाओं का अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा व प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को 2 उद्देश्यों को सामने रखकर आयोजित किया जाना चाहिए। नंबर 1 है निरक्षरता का उन्मूलन एवं व्यक्ति की नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता और सामान्य संस्कृत स्तर का उन्नयन। तो इन दोनों को प्रौढ़ शिक्षा में विशेष स्थान देना चाहिए। सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार एवं दृष्टिकोण का और सहिष्णुता, पहलकदमी, जनहित, समाज सेवा, आत्मनिर्भरता एवं आत्म अनुशासन के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात यह आयोग करता है। धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सभी बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर देने चाहिए। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। आयोग ने शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रकार की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन की आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान तथा आधारित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा छात्रों में उचित मूल्यों एवं दृष्टिकोणों का विकास करना चाहिए। फिर आयोग कहता है कि सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आखिर कैसे इसको कर सकते हैं? आयोग ने यह विचार प्रकट किया है कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके उनके चरित्र का निर्माण किया जाना चाहिए। इन कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा की जानी चाहिए, यानी कहानियाँ पढ़ा के इसका विकास हम कर सकते हैं। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार प्रदान की जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए। उपयुक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों के वातावरण को सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से सुसज्जित किया जाना चाहिए। इस कार्य का दायित्व सब शिक्षकों एवं अधिकारियों पर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में तुलनात्मक धर्म, कंपैरेटिव रिलीजन नामक विभाग की सृष्टि की जानी चाहिए। इस विभाग द्वारा यह खोज की जानी चाहिए कि इन मूल्यों की प्रभावशीलता ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव रिलीजन के लिए एक आयोग बनाने की बात यह कर रहा है। शिक्षा की रचना एवं स्तर। आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना अर्थात ढांचे और शिक्षा स्तरों के उन्नयन के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, हम उनका वर्णन नीचे कर रहे हैं। विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा स्कूल एजुकेशन का, इसके बारे में यह बताते हैं कि 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, 2 अथवा 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 2 से 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 4 अथवा 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा का ढांचा इन्होंने बताया था। संरचना संबंधी सुझाव। आयोग ने विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना के लिए निम्न सुझाव दिए। तो प्री स्कूल की बात की जाए तो 1 या 3 वर्ष के लिए प्री प्राइमरी की बात करता है। उसके बाद सामान्य शिक्षा जो है वो 10 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें प्राथमिक एवं निम्न माध्यमिक शिक्षा सम्मिलित की जानी चाहिए। उसके बाद आयोग कहता है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए और इसको अग्रलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा, लोअर प्राइमरी एजुकेशन और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा की बात यह करता है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं
निम्न माध्यमिक यानी लोअर सेकेंडरी शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अग्रलिखित 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा है यहाँ पर। पहली जो है वो 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा और फिर है 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। उच्चतर माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी लेवल पे ही कहता है कि इसकी अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अग्रलिखित 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। एक तो है 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा, फिर है 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा की बात यह आयोग करता है। कक्षा 1 से प्रवेश करने की आयु साधारणतः 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रथम सार्वजनिक बाहरी परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा के पश्चात होनी चाहिए। 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि का अंत कर देना चाहिए, ऐसा यह आयोग बताता है। 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी 10वीं कक्षा तक उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यह कोठारी आयोग का कहना है। माध्यमिक विद्यालय केवल अग्रलिखित 2 प्रकार के होनी चाहिए, एक हाई स्कूल और दूसरा हायर सेकेंडरी तक यानी 12वीं तक। हाई स्कूल में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में यह 12 वर्ष की होनी चाहिए, जो कि अभी तक चल रही है। उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के लिए आयोग कहता है कि 2 अथवा 3 वर्ष का अनुसंधान एवं 2 से 3 वर्ष की द्वितीय डिग्री कोर्स एवं 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स करना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आयोग कहता है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कम से कम यूजी जो है वो 3 वर्ष का होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट स्कूल की सृष्टि की जानी चाहिए, जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष के स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। स्तरों का उन्नयन आयोग ने शिक्षा के सब स्तरों का उन्नयन करने के लिए अधोलिखित सुझाव दिए हैं। 10 वर्ष की अवधि में कक्षा 10 के स्तर का इतना उन्नयन कर दिया जाना चाहिए कि वह वर्तमान हायर सेकेंडरी के स्तर तक पहुंच जाए। शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए, ताकि इस स्तर पर होने वाले अपव्यय वेस्टेज में कमी की जा सके। तो यह इस आयोग का कहना है। विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल में सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों की उपाधियों के स्तर का उन्नयन करने के लिए इन उपाधियों के पाठ्यक्रमों में अधिक उन्नत विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये थे इस आयोग के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अभी इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो समरी है वो लास्ट में देंगे और उसको आप देख लीजिए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं वीडियो की समरी और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ चुके हैं, कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था, यानी टेम्पररी आयोग था। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग भंग कर दिया गया। इसका गठन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। वे उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत का 6ठा आयोग था, लेकिन यह भारत के शिक्षा क्षेत्र से व्यापक रूप से निपटने के लिए गठित पहला आयोग था। कोठारी आयोग में 20 सदस्यों का एक कोर समूह था। आयोग ने 20 विदेशी सलाहकारों के एक पैनल से परामर्श लिया, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, स्वीडन से थे। वे शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। तो इस आयोग के गठन में बाहर के देशों से भी हमने हेल्प ली थी। कोठारी आयोग में 19 कार्य समूह या टास्क फोर्स थे। 21 महीने की अवधि में आयोग ने 9000 लोगों का साक्षात्कार लिया, जो विद्वान, शिक्षक और वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे थे। कोठारी आयोग ने 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला को रिपोर्ट सौंपी थी। कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना चाहेंगे हम आपको। भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियाँ और दिशा निर्देश प्रदान करना, ये इनके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक था। भारत में शिक्षा का एक
सामान्य स्वरूप खोजना और विकसित करना। थर्ड की बात की जाए तो भारतीय शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू की जांच करना। यद्यपि कोठारी आयोग की स्थापना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा के लिए की गई थी, लेकिन दो महत्वपूर्ण क्षेत्र इसके दायरे से बाहर रह गए। वे थे कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, जिसके बारे में यह आयोग ने बात नहीं करी। कोठारी आयोग 23 सिफारिशें, ये सिफारिश को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यही 23 सिफारिशें कोठारी आयोग ने की थी। शिक्षा प्रणाली में 2 शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण के तरीके, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं इन सभी को आप देख लेना। फिर आगे देखते हैं कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों का पर संक्षिप्त विवरण। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई। दूसरा है, आयोग ने राज्य स्तर पर त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने की सिफारिश की, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका उद्देश्य हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की एक भाषा को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना था। कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं संस्कृत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अधिमानतः अंग्रेजी को बढ़ावा देने की सिफारिश भी की थी। कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल एवं पर्याप्त सेवा शर्तें उपलब्ध कराने तथा उन्हें अपने निष्कर्षों को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, जनजातीय लोगों की शिक्षा, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। चूँकि विज्ञान और गणित किसी भी राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग हैं, इसलिए कोठारी आयोग ने गणित और विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद हम देखते हैं, आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान परीक्षण, पर्याप्त पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और धन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए सुधारों की पेशकश की थी। तो ये सभी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और जो 23 सिफारिशों की बात यहाँ पे हो रही है ये सभी 23 सिफारिशें हैं, जिनको आप देख लीजिएगा। इन सभी पर आयोग ने कदम उठाया था, इन सभी के ऊपर। आयोग की सिफारिशों के परिणाम, तो इसके क्या क्या परिणाम हुए, इन सब के लिए क्या क्या रिजल्ट निकल के आया। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार 10+2+3 पैटर्न के अनुरूप बनाया गया। तो ये पैटर्न कहाँ से लागू हुआ था? कोठारी आयोग की वजह से। कोठारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। यह विधेयक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद में पारित किया गया था। यह बताया गया कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में तैयार की गई थी, भी कोठारी आयोग की सिफारिशों से प्रभावित थी। कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में शिक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय निकायों, राज्य निकायों और केंद्रीय बोर्ड में विभाजित किया गया था। तो ये था इस वीडियो की समरी, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी PDFs के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।